नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। खबरों के इस प्राइम टाइम शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। आज जिन बड़ी खबरों पे हमारी नजर रही उसमें पहली बड़ी खबर है भारत यूएई संबंधों में नई ऊर्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में यूएई पहुंचे हैं, तो दोनों देशों में कई समझौते भी हुए हैं। यह मोदी के यूएई दौरे में क्या रहा, आज खास करेंगे इस खबर पर विस्तार से चर्चा। आज की दूसरी बड़ी खबर है हाईकोर्ट में धार भोजशाला को बागदेवी मंदिर माना है। इंदौर हाईकोर्ट ने आज फैसला दिया है धार में मौजूद मंदिर है ताकि मस्जिद। कोर्ट ने किन प्रमाणों के आधार पर सुनाया है ये अहम फैसला, इस खबर को भी दिखाएंगे विस्तार से। आज की तीसरी बड़ी खबर है नीट परीक्षा पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्धता। सरकार ने नीट परीक्षा की अगली तारीख की घोषणा की है, तो अगले साल कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराने का फैसला भी किया है। इस खबर को भी दिखाएंगे आपको विस्तार से। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी की यात्रा से नई ऊंचाइयों पर भारत यूएई संबंध। $5 अरब के निवेश के साथ रक्षा, एलपीजी गैस आपूर्ति और रणनीतिक तेल भंडार संबंधी हुए कई समझौते। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का कूटनीतिक और संवाद से समाधान ढूंढने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात पहुंचेंगे नीदरलैंड में नई सरकार के गठन के बाद ये दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की होगी पहली मुलाकात। द्विपक्षीय साझेदारी को एक नया आयाम मिलने की उम्मीद। नीट यूजी 2026 री एग्जाम की नई तारीख हुई घोषित। 21 जून को होगी अगली परीक्षा। अगले साल से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराने का भी सरकार का फैसला। नीट पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड को सीबीआई ने पुणे से किया गिरफ्तार। धार भोजशाला मामले में एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच का बड़ा फैसला। भोजशाला को माना बागदेवी मंदिर, हिंदुओं को पूजा का अधिकार। मुस्लिम पक्ष ने फैसले पर जताई असहमति। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की कही बात। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न। वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार विषय पर हुई व्यापक चर्चा। कई देशों ने ब्रिक्स मंच पर भारत की सक्रिय और संतुलित नेतृत्व की भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में आज यूएई पहुंचे, तो राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई, तो कई क्षेत्रों में समझौते भी दोनों देशों के बीच हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया में शांति लाने के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार है। इस दौरान दोनों पक्षों में ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौतों पर भी सहमति बनी है। पीएम मोदी ने यूएई पर हुए हमलों की निंदा की और संवाद से शांति स्थापना पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष विमान का स्वागत किया यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने। आज भी जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है। यूएई की अपनी 8वीं यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही अबू धाबी के हवाई अड्डे पर पहुंचे, वहां गर्मजोशी के साथ यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने उनका स्वागत किया। गार्ड ऑफ ऑनर और उसके बाद दोनों ही देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शुरुआती वक्तव्य में यूएई पर हाल में हुए हमलों की कड़ी निंदा की और उन्हें पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया। यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजडम का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है।
दोनों ही नेताओं ने समग्र रणनीति साझेदारी की समीक्षा की। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी फ्रेमवर्क, रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व, एलपीजी सप्लाई, शिप रिपेयर क्लस्टर पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। वहीं यूएई ने भारत में $5 अरब के निवेश का ऐलान भी किया। रणनीतिक रक्षा साझेदारी फ्रेमवर्क पर हुआ समझौता रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोग को और मजबूत करेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के बीच एक बार फिर कूटनीति और संवाद से समस्या का समाधान ढूंढने के प्रयासों पर जोर दिया। पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए यूएई के राष्ट्रपति की ओर से उठाए गए कदमों का स्वागत किया। उन्होंने कठिन समय में यूएई में रहने वाले प्रवासी भारतीयों की देखभाल के लिए राष्ट्रपति नाहियान का आभार भी व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई की इस यात्रा ने भारत को कूटनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर बड़ी सफलता दी है। एक तरफ तो ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है, तो वहीं दूसरी ओर यूएई के द्वारा $5 बिलियन के निवेश की घोषणा ने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय सेक्टर के नए दरवाजे खोले हैं। मेरे सहयोगी रवि और कैमरामैन सेंथिल के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, यूएई। तो प्रधानमंत्री के यूएई के अहम दौरे पर ही हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष भारत यूएई सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा से रक्षा तक, क्योंकि तमाम सहयोग देखने को मिले हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे के तहत। तो दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सुरेश कुमार गोयल जी, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक है। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा डॉक्टर श्वेता सिंह हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर गोयल, शुरुआत आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री के इस पूरे दौरे को अगर समराइज करके देखा जाए तो क्या बड़े टेक अवेज आप देखते हैं ऊर्जा सुरक्षा से लेकर रक्षा सहयोग तक? देखिए, मैं ये कहूँगा, और आपने कहा है कि अगर पूरे दौरे को देखा जाए तो उसको किस नज़रिए से देखना चाहिए, तो मेरे ख्याल डिटेल्स काफ़ी आ गई है कि जो जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं उसमें स्ट्रेटेजिक रिजर्व पेट्रोलियम का भी है, एलपीजी का है, इन्वेस्टमेंट का है, वो सारी खबरें आप कवर कर चुके हैं। ये तो मैं सोच रहा था कि अगर आपको मैं कहूँ कि एक तरह से ये जो अभी गल्फ में और वेस्ट एशिया में सिचुएशन अभी आ रही है, जो चेंज हो रही है, और उसमें जो वहाँ पर एक तरह से सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में आपने देखा होगा कि फर्क भी थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि दोनों जो है एक पेज पर नहीं है, खास तौर पर जो पेट्रोलियम के बारे में और इवन सिक्योरिटी के बारे में, कि गल्फ के लोगों की सिक्योरिटी, जो गल्फ की कंट्रीज हैं उनमें सिक्योरिटी में क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, यूएस पर क्या डिपेंडेंस है, ये सारी चीज़ें हैं ये। और पेट्रोलियम में आपने देखा कि यूएई अभी हाल ही में ओपेक से अलग हो गया है, वो अपनी अलग नीति जो है पेट्रोलियम प्राइसेस के बारे में बना रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि हम इस टाइम पर, इस समय पर, जबकि एक ओपेक में और गल्फ में एक बदलाव शुरू हो गया है, फ्रेगमेंटेशन, जो एक तोड़ने की स्थिति आ गई है, अलग अलग होने की पोजीशन आ गई है, तो उसमें हमने अपना जो झुकाव है साफ जाहिर कर दिया है जी कि हमारा झुकाव यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ है, और यह हमारे लिए एक फायदे की चीज रहेगा। लेकिन साथ में हमें देखना पड़ेगा कि हमारे इंटरेस्ट जो बाकी गल्फ कंट्रीज है, जैसे ओमान है, सऊदी अरेबिया है, वहां पर भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व हमारे इंटरेस्ट है। कि हमारे वो जो इंटरेस्ट है सऊदी अरेबिया में, ओमान में, कतार में, मैं बहरान की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहरान एक तरह से जाहिर हो चुका है कि वो किस तरफ है वो,
लेकिन इन तीनों देशों की बात कर रहा हूं, जी। हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारा यूएई का जो झुकाव है, इन देशों के रिश्तों पर कोई असर ना डाले। ठीक है, डॉक्टर श्वेता सिंह जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि अगर हम भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण सहयोगी और मित्र देश के तरीके से यूएई का एक दौरा प्रधानमंत्री का ये रहा है, और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व और एलपीजी की एक सप्लाई लॉन्ग टर्म के लिहाज से, ये दो महत्वपूर्ण चीजें भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिहाज से बेहद खास। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि अगर हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स की बात करें, तो हमें इस पहलू को थोड़ा और आई वुड से एक डीपर लेवल में देखने की ज़रूरत है। हमें ये ध्यान रखने की बात है कि यूएई राइट नाउ हैज़ स्टेप्ड आउट ऑफ ओपेक एंड ओपेक प्लस। तो टेक्निकली अगर आप देखें, जो यूएई का एग्जिट है ओपेक और ओपेक प्लस से, तो वो एक कार्टेल कोटा सिस्टम से बाहर निकल चुका है। और जहां तक कार्टेल कोटा सिस्टम से जब वो बाहर निकल चुका है, तो ये एक इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रस्तुत करता है इन द सेंस ऑफ एक्सपैंडिंग इट्स डायरेक्ट ट्रेड रिलेशनशिप विद यूएई। तो आई थिंक यहाँ पर एक भारत ने एक अहम स्टेप आगे बढ़कर लिया है, एंड इस चीज को हमें वी वुड हैव टू अंडरलाइन दिस पॉइंट दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग आवर एनर्जी टाइज विद यूएई। इसका एक और पहलू है जो हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि जब प्राइम मिनिस्टर अभी यूएई के दौरा पे है, उसके बैकड्रॉप में हमें ब्रिक्स की जो वार्तालाप चल रही है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आई थिंक अगर इंडिया के स्टैंड पॉइंट से देखें तो ये एक मूव टुवर्ड्स मल्टी अलाइनमेंट है, क्योंकि अगर हम ईरान को स्पेस देते हैं दिल्ली में टू बी क्रिटिकल ऑफ यूएई एज अ स्टेट व्हिच हैज बीन एन एग्रेसिव पार्टनर स्टेट, बट हम उस चीज को बैलेंस करते हैं आगे बढ़कर एंड डीहाइफनेट करते हैं हमारे रिलेशनशिप को। तो अगर हम देखें तो ईरान और यूएई दोनों को हमने एक तरह से बहुत टाइट वॉक है, आई वोंट से इट्स एन इजी वॉक, बहुत ही टाइट वॉक है, बट इसको बैलेंस करने की कोशिश करिए। इसका सेकेंड पहलू या थर्ड पहलू अगर आप देखें लिंक्ड है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर हम देखें हमारे जो यूएई के सप्लाईज है एंड द फ्री फ्लो ऑफ मूवमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसमें यूएई का भी उतना ही इंटरेस्ट है जितना भारत का। सो आई थिंक इन सारे पहलू को हमें एक इंटीग्रेटेड मैनर में देखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स है वो स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया से इंटरट्वाइंड है। सो आई थिंक वहां पर हमें एक मैक्रो पिक्चर देखनी पड़ेगी। ठीक है मिस्टर गोयल, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत ये कई मंच पे, कई मौकों पे स्पष्ट रूप से कह चुका है कि हम एक तरीके से इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के तहत राष्ट्रीय हितों में आगे बढ़ने और वैश्विक नियमों के आधार पर आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। और जो बात श्वेता जी ने कही वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बैलेंस के तरीके से भी देखा जाए कि हम सभी पक्षों के साथ संवाद में भी हैं, सहयोग में भी हैं। ब्रिक्स के बैकग्राउंड में अगर प्रधानमंत्री यूएई जा रहे हैं तो ये एक मल्टीलेटरल दुनिया के साथ में भारत की जो एक सहयोगात्मक जो दोस्ती का रवैया है उसको बढ़ाने के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण, एक बिग पिक्चर के तरीके से। जी देखिए, जैसे कि आप पहले कह चुके हैं कि भारत की जो विदेश नीति है, भारत की विदेश नीति मल्टी अलाइनमेंट की नहीं कहूंगा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली बात है कि हम अपने हितों को देखते हुए जहां हमको लगता है कि हमारे को यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट बेटर सर्व होता है, वहां पर हमारा झुकाव होता है। मैं एक लॉन्ग टर्म की जो विदेश नीति है उसकी बात करता हूँ जी। एज ए डिप्लोमैट। हम लोग शॉर्ट टर्म तो खैर सभी हो जाता है, ये 2 साल 3 साल चला, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में जो रिलेशनशिप बनने हैं वो काफी जरूरी हो जाते हैं, खासतौर पर गल्फ में जो सिविलाइजेशनली और कल्चरली अगर देखा जाए उनका जो सोचने का तरीका है और जो हमारा सोचने का तरीका है वो काफी हद तक एक तरह का है। ये हम जो है पहले भी इकट्ठे हो चुके हैं। मैं इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हजारों साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो हजारों सालों से हमारा संबंध रहा है, लोग बाग आते जाते रहे हैं, बात करते रहे हैं, तो काफी सिविलाइजेशनल इंटरेक्शन रहे हैं। तो उसको देखते हुए मैं ये कहूंगा कि हमें अपने जो संबंध हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, जो अगर हम देखें जो 4-5 जो जगह हैं जहाँ पर कंट्रीज हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, कतार, ओमान, हमारे जो इनसे जो संबंध हैं वो एक्चुअली
जो बेस है, फाउंडेशन है वहां पर गल्फ में। आप देखिए सऊदी अरेबिया में इंडियन पॉपुलेशन कितनी है, अरब एमिरेट्स में इंडियन पॉपुलेशन कितनी है, जी। जो इमिग्रेंट लेबर है। हम्म। तो उनके भी हितों की रक्षा करना हमारा फर्ज बन जाता है। बिल्कुल। एक तो बात ये है, दूसरी जी। चीज ये है कि जहां तक तेल का सवाल है, एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल है, ये जो सिचुएशन अभी है वहां पर गल्फ में, जी। मेरा ख्याल है ये 2-3 महीने में नॉर्मल तो नहीं होगी, लेकिन कम से कम एक जो ओपनिंग वाली बात है वो काफी हद तक आगे बढ़नी चाहिए। तो उस टाइम पर जब सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जी। जो इक्वेशन बनेगा, हमें उसको ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल। श्वेता जी, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि अगर मैं स्पेसिफिकली पूछूं शिपिंग को लेकर, डिफेंस को लेकर और इन्वेस्टमेंट को लेकर भी आज भारत यूएई के बीच समझौते हुए हैं, भारत के नज़रिए से किस प्रकार से खास है, अहम है और हमको सहयोग के साथ साथ एक मदद या के तरीके से स्थापित होता हुआ नजर आएगा हमारा इस दिशा में जो सहयोग है? हाँ, मैं बिल्कुल एम्बेसडर गोयल से सहमत हूँ कि अगर हम इंडिया की पॉलिसी देखें टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, उसमें मैं एक पहलू और ऐड करूंगी, स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी। और मेरे हिसाब से अगर हम देखें स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन और स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ही हमें इस पहलू में दिख रही है। एंड वो सिर्फ यूएई की यात्रा से नहीं, अगर आप देखें कि ये जो यात्रा ये तो शुरुआत है, इसके बाद हम देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नेदरलैंड्स एंड नॉर्डिक कंट्रीज जा रहे हैं। तो यूरोप जो मार्जिन्स में रहा है कन्वेंशनली हैज आल्सो कम बैक टू द सेंटर स्टेज। तो आई थिंक कमिंग बैक टू यूएई, अगर हम देखें चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो मैरिटाइम सिक्योरिटी है, ये macro economic picture hai. So geoeconomics is something that we are intertwining in this relationship. Geoeconomics with the aspect that for India it is also a very important space जहाँ पर Indian diaspora है। तो हमारे लिए एक जो ये डीज हैं, वो डीज जो है सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी तक नहीं है, बट इट इज ऑल्सो द डिप्लोमेसी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द डायस्पोरा, द इंडियन डायस्पोरा जो यूएई में है। तो आई थिंक इस and I'll go back to my point कि हमें इसे एक मैक्रो पजल में देखने की जरूरत है। ट्रिगर्स जो हैं अभी करंट ट्रिगर्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज करंट ट्रिगर्स काफी हद तक एक ग्लोबल क्राइसिस जो अनप्रेसिडेंटेड है वो हमारे सामने लेकर आए हैं, बट उसको कैसे नेविगेट किया जाए। तो आई डोंट थिंक कन्वेंशनल टेम्पलेट्स जो है विल वर्क इन दिस कॉन्टेक्स्ट। इंडिया के लिए एक ये पहलू है कि इंडिया कैसे इस चीज को नेविगेट करती है, बिकॉज वाइल ऑन वन हैंड यूएई इज इम्पोर्टेंट एंड आवर अदर गल्फ पार्टनर्स आर इम्पोर्टेंट, बट हमारे लिए ईरान भी इम्पोर्टेंट है। वी हैव टू बैक एंड अंडरस्टैंड कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल देखें या चाबहार का देखें, तो ये सारी एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स इंटरट्वाइंड है, इसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि हम अगर विदेश नीति के पहलू से देखें तो हम किसी भी कंट्री कॉन्टेक्स्ट को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो ईरान हो। तो हमारे लिए एक ये स्लिपरी टेरेन भी है और टाइट वॉक भी है। सो आई वुड रियली से दैट। जी मिस्टर गोयल, एक छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब से चाहूँगा कि जो समझौते हुए हैं इसमें टेक्नोलॉजी की बात भी हो रही है, इन्वेस्टमेंट की बात भी हो रही है, शिपिंग को लेकर भी है, डिफेंस कोऑपरेशन की भी बात है, इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ों को लेकर जो ये सहयोग हुआ है, भारत के नज़रिए से कैसे इसको देखा और पढ़ा जाए? ये बहुत अहम समझौते हुए हैं। मैं खासतौर पर कहूँगा जो एक डिफेंस कोऑपरेशन का जो समझौता हुआ है, ये बहुत बहुत अहम समझौता है ये, और इसके बारे में गौर करना होगा कि जब इस समय पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक अपनी इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन से जूझ रहा है, तो इस डिफेंस एग्रीमेंट से उसकी भारत से और भारत की यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से एक्सपेक्टेशन क्या है जी। तो मैं उसके बारे में जो एग्रीमेंट में जो कवर्ड एरियाज हैं उनको मैं देख रहा था, तो उनको देखते हुए मुझको लगता है कि इसमें अभी काफी सारा जो सब्सटेंटिव एलिमेंट्स है वो ऐड करने की जरूरत है जी। एक तो चीज ये है, और दूसरी चीज ये है, मेरे जहन में सवाल आया फौरन कि अभी सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का एग्रीमेंट पिछले साल हो चुका है, और अब खबरें आ रही हैं कि उस एग्रीमेंट में टर्की और इजिप्ट भी जुड़ने वाले हैं जी, और उसका नाम दिया जा रहा है इस्लामिक नेटो जी। और इस्लामिक नेटो से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसकी इकोनॉमिक लिंकेजेस यूरोप से काफी ज्यादा है, और वहां पर जो इन्वेस्टमेंट है
जो वहां पर खर्चा होता है पैसे का, उसके ऊपर यूरोप से डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है इसके ऊपर। जी। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस्लामिक नेटो और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दोनों आगे फिर एक जो है कंटेस्ट में आ जाए कि दोनों के बीच में। तो मैंने इसीलिए कहा है कि बहुत चेंजेस हो रहे हैं जी। गल्फ एरिया में। जियोपॉलिटिक्स में बड़ी चेंजेस हैं, जो बात आप कह रहे हैं महत्वपूर्ण है उस नजरिए से। इसके बारे में जी, हमको भारत बड़ा सावधान रहना लगातार होगा। प्रयास उस तरह से आगे बढ़ा। फिलहाल वक्त की इतनी अनुमति दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे प्रधानमंत्री की नीदरलैंड यात्रा, जो अब से कुछ घंटे के बाद शुरुआत होने वाली है। उस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था। सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था। ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। अपनी विदेश यात्रा के पहले पड़ाव यूएई के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड पहुंचने वाले हैं। भारत और नीदरलैंड के रिश्ते अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहे, बल्कि कई क्षेत्रों में मजबूत साझेदार बनकर दोनों देश उभरे हैं। सेमीकंडक्टर से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन और AI तक दोनों देश भविष्य की साझेदारी को नई दिशा दे रहे हैं। ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी की नीदरलैंड की यात्रा कई मायनों में जानकार बेहद खास और अहम मान रहे हैं। और नीदरलैंड के रिश्ते सिर्फ अब व्यापार तक सीमित नहीं रहे। सेमीकंडक्टर से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन और AI तक अब ये रिश्ते भविष्य की नई साझेदारी, नई दिशा को तय कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की देर रात नीदरलैंड पहुंचेंगे। यह पीएम मोदी की नीदरलैंड की दूसरी आधिकारिक यात्रा होगी। नीदरलैंड में नई सरकार के गठन के बाद यह दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की पहली मुलाकात होगी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड के राजा विलियम अलेक्जेंडर और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वे प्रमुख डच कंपनियों के CEO के साथ संवाद करेंगे और भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। भारत और नीदरलैंड के बीच व्यापार और निवेश लगातार बढ़ रहा है। साल 2000 से अब तक भारत में नीदरलैंड से करीब 55 अरब डॉलर का FDI आया है। विशेष बात यह है कि इसमें से लगभग 70% निवेश साल 2015 के बाद हुआ है। 300 से ज्यादा डच कंपनियां भारत में मौजूद हैं। वहीं 300 से अधिक भारतीय कंपनियां भी नीदरलैंड में सक्रिय हैं। दोनों देशों के बीच भरोसेमंद साझेदारी का दायरा अब हाई टेक्नोलॉजी, जल प्रबंधन, कृषि और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। विशेष रूप से सेमीकंडक्टर मिशन
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे उभरते क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग पर इस यात्रा के दौरान खास जोर रहेगा। अभी हाल के वर्षों में जो नए जो सेक्टर्स हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स है, जैसे क्लीन एनर्जी है, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन है, या फिर एआई है, सो इन विषयों में भी बहुत सारी प्रगति हो रही है। तो मैं आशा करता हूं कि इस यात्रा के दौरान हमारे शीर्ष नेताओं को यह मौका मिलेगा कि हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको इन नई दिशाओं में ले जाने के लिए क्या काम किया जा सकता है, उसके लिए हमें एक सही दिशा और निर्देश दे पाएं। भारत और नीदरलैंड आज एक दूसरे के भरोसेमंद आर्थिक और रणनीतिक साझेदार बन चुके हैं। निवेश, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ता यह सहयोग वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों की भूमिका को और मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से इस द्विपक्षीय साझेदारी को एक नया विस्तार मिलने की उम्मीद है। सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, नीदरलैंड। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि नहीं बचेंगे परीक्षा माफिया। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक। खिसते, तोड़ते, कूटते, गिरते, नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, MDH शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। MDH का असली शाही पनीर मसाला। वो असली मसाले सच MDH। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। क्रिकेट हो या म्यूचुअल फंड्स, सही फोकस है सबसे जरूरी। आप खुश हैं कि नहीं? मार्केट ट्रेंड के बारे में शोर को म्यूट करके अपने इन्वेस्टमेंट्स में डटे रहने में ही समझदारी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। मसाले सच MDH, MDH। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। सर
म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था। सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था। ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में कमाल मौला मस्जिद विवाद में आज इंदौर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने हिंदू पक्ष के दावों को स्वीकार करते हुए भोजशाला परिसर को देवी वाग्देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर माना है और वहां नमाज की अनुमति को निरस्त कर दिया है। अदालत ने एएसआई की वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट, स्थापत्य अवशेषों और ऐतिहासिक साक्ष्यों को हिंदू पक्ष के दावों के समर्थन में महत्वपूर्ण माना है। फैसले के बाद जहां हिंदू संगठनों ने उत्साह है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था इस बीच बढ़ा दी गई है। धार की ऐतिहासिक भोजशाला, जहां वर्षों से इतिहास, आस्था और अधिकारों की कानूनी लड़ाई चल रही थी, उस मामले में अब इंदौर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने अपने फैसले में भोजशाला परिसर को वाग्देवी मंदिर माना है। भोजशाला विवाद पर हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे वाग्देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर माना है। अदालत ने हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना का अधिकार देते हुए साफ किया कि परिसर का नियंत्रण अब पूरी तरह एएसआई के पास रहेगा। अदालत ने कहा कि एएसआई की वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट, स्थापत्य अवशेष, शिलालेख और ऐतिहासिक साक्ष्य हिंदू पक्ष के दावों की पुष्टि करते हैं। कोर्ट ने 7 अप्रैल 2003 के उस एएसआई आदेश को भी आंशिक रूप से निरस्त कर दिया, जिसमें मुस्लिम पक्ष को नमाज की अनुमति दी गई थी। अदालत ने साफ कहा कि अब भोजशाला परिसर में हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना का अधिकार रहेगा। अदालत ने केंद्र सरकार से लंदन के संग्रहालय में रखी देवी वाग्देवी की प्रतिमा को वापस लाने के अनुरोध पर विचार करने को भी कहा है। ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शियली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। अदालत के फैसले के बाद धार सहित पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं और सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की नजर बनी हुई है। हिंदू संगठनों ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने फैसले पर असहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। हिंदू समाज के लिए अविस्मरणीय दिन है, ऐतिहासिक दिन है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के फैसले के बाद ये ऐसा भोजशाला का दूसरा फैसला है जिसमें हिंदू समाज की माननीय न्यायालय के माध्यम से सीधी जीत हुई है। यकीन था कि फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा और अभी देखते हैं, समीक्षा करते हैं क्या होता है। अगर खिलाफ लगेगा तो माननीय हाईकोर्ट का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील जरूर करेंगे। इस फैसले के बाद भोजशाला परिसर के बाहर श्रद्धालु बेहद उत्साहित नजर आए। राजा भोज की नगरी धार में स्थित भोजशाला भारतीय इतिहास और स्थापत्य का बेहद महत्वपूर्ण केंद्र मानी जाती है। माना जाता है कि परमार वंश के राजा भोज ने यहाँ संस्कृत और विद्या के केंद्र की स्थापना की थी। वर्षों से ये विवाद अदालत में चल रहा था कि भोजशाला का वास्तविक धार्मिक स्वरूप क्या है। इसी बीच वर्ष 2024 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई द्वारा 98 दिनों तक वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया, जिसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। हिंदू पक्ष ने सर्वे में मंदिर संबंधी अवशेष, स्तंभ, शिलालेख और देवी वाग्देवी से जुड़े प्रमाण मिलने का दावा किया, जबकि मुस्लिम पक्ष ने रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। हालांकि करीब 2 दशक से अधिक समय से देश भर में चर्चा का केंद्र रहे इस विवाद पर आए फैसले ने एक नई कानूनी और ऐतिहासिक बहस को जन्म दे दिया है। अब सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि आगे इस मामले में कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है। ब्यूरो इनपुट के साथ श्रेयस द्विवेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बाद जब वापस आएंगे तो खबर होगी बंगाल से, जहाँ पर एक्शन में है शुभेंदु अधिकारी की सरकार। क्या हुए रहे हैं फैसले, इस पर होगी विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। सिप सिप
जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाई जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था। सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था। ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। डॉक्टर साहब, मैं टीम की दवाई तो समय पर ले रहा हूँ, पर तबीयत ठीक नहीं हो रही है। दवाई के साथ साथ पौष्टिक आहार भी जरूरी है। गरीब आदमी कहाँ से पौष्टिक आहार ले? अच्छी खुराक महंगी हो ये जरूरी नहीं है। घर पर बना खाना जैसे दाल, मोटा अनाज, अंकुरित दालें, दूध, हरी सब्जियां, ये सब भी पौष्टिक है। ऐसे समझो, इलाज में दवाई और पौष्टिक खाने दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। एक भी चीज के हटाने से सेहत पर असर पड़ता है। इसलिए सरकार टीबी रोगियों को पोषण के लिए हर महीने 1000 रुपए की सहायता देती है। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। पश्चिम बंगाल की राजनीति और प्रशासन में बड़े बदलावों के बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में उस वक्त हुई हीला हवाली पर कड़े फैसलों ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। राज्य में नई सरकार के तहत कई प्रशासनिक कार्रवाइयां सामने आ रही हैं, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निलंबन और जांच के आदेश भी शामिल हैं। वहीं जेल सुरक्षा, सड़क पर नमाज और राजनीतिक इस्तीफे जैसे मुद्दे भी बंगाल में सुर्खियां बन रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनने के बाद से लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की नई सरकार प्रशासन में आमूलचूल परिवर्तन के लिए हर दिन नए नए फैसले ले रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी घिरती नजर आ रही हैं। इस मामले में राज्य सरकार ममता बनर्जी की भूमिका की जांच की तैयारी कर रही है। इसी के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले की प्रारंभिक जांच में कथित लापरवाही और कर्तव्य में चूक के आरोप में तत्कालीन पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, डीसी सेंट्रल इंदिरा मुखोपाध्याय और डीसी नॉर्थ अभिषेक गुप्ता को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पोस्टमार्टम से लेकर फॉरेंसिक नमूनों के संग्रह और छात्रा की हत्या के मामले में सबूत मिटाने में इन तीनों आईपीएस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठे थे। मुख्य सचिव और गृह सचिव से रिपोर्ट के आधार पर इन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कॉल रिकॉर्ड्स और व्हाट्सएप चैट भी निकालेंगे, तब ये देखा जाएगा कि किस किस से बातचीत हुई थी, किसी मंत्री या मुख्यमंत्री की ओर से कोई निर्देश था या नहीं, ये भी जांच का हिस्सा है। इंटरनल फैक्ट फाइंडिंग হবে, ডিপার্টমেন্টাল ইনকোয়ারি হবে, তখন ওনাদের যাদের বিরুদ্ধে আমরা আজকে অ্যাকশন নিচ্ছি তার বক্তব্য নেব এবং ভিকটিম ফ্যামিলি যদি চান তাদের বাড়িতে গিয়েও আমাদের অফিসাররা নিয়ে আসবে এবং তার পারিপার্শ্বিক যা আছে ফোন কল রেকর্ড, হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট, এগুলো আমরা পরে পরে বের করব। তখনকার যারা অফিসাররা ছিলেন তাদের সঙ্গে কাদের কাদের কথা হয়েছে, কোনো মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী দিদেন টাইমে তাদের কোনো ইনস্ট্রাকশন ছিল কিনা। वहीं अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए शुभेंदु सरकार एक्शन मोड में है। सरकार ने जेल के अंदर आरोपियों द्वारा मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के मामले में भी सख्त रुख अपनाया है। प्रेसिडेंसी जेल में तलाशी अभियान चलाकर 22 मोबाइल फोन बरामद किए गए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रेसिडेंसी जेल के सुपरिटेंडेंट समेत 2 अधिकारियों को निलंबित किए जाने की जानकारी दी। ये नेक्सस था, प्रेसिडेंसी जेल का जो हम लोग जो कस्टोडियन है उसका साथ नेक्सस था।
एक से जो मानी हो सकता है, पॉलिटिकली प्रेशर दिदेन गवर्नमेंट का हो सकता है, कोई पावरफुल आदमी हो सकता है इनके अंदर। वहीं सड़क पर जुम्मे की नमाज पढ़ने को लेकर शुक्रवार को कोलकाता के राजा बाजार इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। कोलकाता सहित राज्य की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नई सरकार ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया है। उसी के तहत थानों को कहा गया है कि अब सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। शुक्रवार को इस प्रशासनिक निर्देश को लागू करने के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस को घेर कर प्रदर्शन किया गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बलों को तैनात किया गया। रास्ते में पब्लिक को असुविधा करके कोई काम नहीं किया जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि आप धरना करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन नियम आपको फॉलो करना होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को नंदीग्राम विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया और भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने रहने का विकल्प चुना। शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा नियमों के तहत निर्धारित अनिवार्य 14 दिनों की अवधि के भीतर विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को एक सीट से अपना इस्तीफा सौंप दिया। पश्चिम बंगाल की जनता के हित में 1 जून से मुख्यमंत्री जनता दरबार शुरू करने जा रहे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद और बदलते विश्व व्यवस्था पर गंभीर मंथन के साथ संपन्न हो गई। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्पष्ट कहा है कि आज की बहुध्रुवीय दुनिया को अधिक समावेशी, प्रातिनिधिक और जवाबदेह वैश्विक संस्थाओं की ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं रूस, ईरान, युगांडा समेत तमाम देशों ने इस वैश्विक चुनौतियों और पश्चिम एशिया संकट पर और बहुपक्षवाद के मुद्दे पर अपना पक्ष इस मंच पर रखा। बैठक से इतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी की हैं। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुक्रवार को संपन्न हो गई। बैठक के दूसरे दिन उच्च स्तरीय सत्र में वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार विषय पर व्यापक चर्चा हुई। सत्र का उद्घाटन करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आज की दुनिया पहले से अधिक परस्पर जुड़ी, जटिल और बहुध्रुवीय हो चुकी है। ऐसे समय में विश्व समुदाय को विश्वसनीय और सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था की आवश्यकता है। उन्होंने वैश्विक संगठनों में व्यापक सुधार और विकासशील देशों की अधिक भागीदारी पर भी जोर दिया। The world today is more interconnected, complex and multipolar than when many of our current institutions were created. Yet, the structures that underpin global governance have not kept pace with these changes. In this context, our discussion on reform is both timely and necessary. From declining trust to inefficiencies in decision making, multilateral frameworks are under considerable strain. As BRICS nations, we have a shared responsibility to advance a more inclusive, representative and responsive global governance architecture. बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के नेताओं ने भी वैश्विक व्यवस्था को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर अपने विचार साझा किए। कई देशों ने ब्रिक्स मंच पर भारत की सक्रिय और संतुलित नेतृत्व भूमिका की सराहना की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को मजबूत करने में ब्रिक्स की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। वहीं युगांडा के विदेश मंत्री उडोजो जेजे अबुबाकर ने विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंचों पर प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। मुझे नहीं लगता कि ब्रिक्स को मध्यस्थता करने वाला संगठन बनना चाहिए, बल्कि ब्रिक्स के अलग अलग सदस्यों को, खास तौर पर उन सदस्यों को जो यह पक्का करने में दिलचस्पी रखते हैं कि होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही में कोई दिक्कत न हो, इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। I am very grateful. मैं भारत का बहुत आभारी हूं कि उसने इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, क्योंकि इससे हमें दुनिया के बाकी देशों के साथ उन बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा करने का अवसर मिला जिनसे आज पूरी दुनिया जूझ रही है। इससे हमें वैश्विक शासन व्यवस्था, एक तरफावाद बनाम बहुपक्षवाद जैसी प्रवृत्तियों पर अपने विचार रखने का मौका मिला। हमने एक तरफावाद के खिलाफ मजबूती से अपनी बात रखी। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान से जुड़ी किसी भी चीज का कोई सैन्य समाधान नहीं है। We are now in the state of ceasefire, although it's very shaky, but we are trying to keep it in order to give diplomacy a chance,
so a diplomatic solution, a negotiated solution can be found. As a matter of fact, there is no military solution to anything related to Iran. They have tested us times and again. We never bow to any pressure or threat, and we resist against any aggression, against any pressure. ब्रिक्स बैठक के इतर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कई द्विपक्षीय मुलाकातें भी की। इनमें ईरान, मलेशिया, युगांडा और क्यूबा समेत कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शामिल रही। नई दिल्ली से चंद्रशेखर जोशी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सरकार और एनडीए के नेताओं का कहना है कि यह फैसला आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए मजबूरी में उठाया गया कदम है। वहीं देश भर में ईंधन बचत को बढ़ावा देने के लिए कई नेता और संस्थाएं सार्वजनिक परिवहन, साइकिल और ईवी वाहनों का उपयोग करते नजर आ रहे हैं। सरकार के इस कदम को जनता के एक बड़े वर्ग का भी समर्थन मिल रहा है। पश्चिम एशिया संकट का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत सरकार ने मौजूदा संकट के बीच भरसक कोशिश की जनता की जेब पर असर ना पड़े, लेकिन लंबे समय तक टालने के बाद अब जाकर सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। हालांकि बढ़ी कीमतों के बावजूद कई लोग सरकार के इस फैसले के साथ नजर आ रहे हैं। इस फैसले को देश हित में बताते हुए लोग कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात खराब हैं तो देश को आर्थिक रूप से संभालने के लिए कुछ फैसले जरूरी हो जाते हैं। सीएनजी के दाम मोदी साहब ने जैसे बढ़ाया है ना, तो देश का जो इससे विपत्ति है और देशों से बहुत कम है। जो मोदी जी ने बोला है कि पेट्रोल बचाओ, तो हम सबको सेविंग करनी चाहिए पेट्रोल को। अब जैसे मोदी जी ने भी अपने काफिला में अपनी गाड़ियां कम की हैं। बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत पहले ही लगभग 2 गुना से बढ़ गए थे, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की इकोनॉमिक पॉलिसीज ने उसको कंट्रोल में रखा। लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, टैंकर आ नहीं रहे हैं, कम आ रहे हैं, सरकार भी क्या करेगी। हम तो ये कहेंगे, हम सरकार के साथ हैं। सरकार की समस्या में हम लोग साथ खड़े हैं। 3 बढ़ाए 30 बढ़ाए तो भी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं हम लोग। वहीं एनडीए के नेताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को सरकार द्वारा अत्यंत मजबूरी में उठाया गया कदम बताया है। भारत के लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं हो, उसको मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने बहुत कम रेट बढ़ाया। ज्यादा बोझ सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया। 10 रुपए एक्साइज में पेट्रोल डीजल पे हमने घटाया है। संकट की घड़ी में हम सबों को मिल करके देश के बांधे प्रधान से खड़ा होना जाकर आने वाला संकट को, हम चुनौती को अवसर में बदल सके और उन समस्याओं का समाधान कर सके। हर जगह पे लगभग 30 से 40% दाम बढ़े। हमारे यहाँ तो बहुत मिनिमम प्रेशर डाला सरकार ने, और जैसे ही कुछ राहत मिलेगी तो फिर वापस से हो सकता है सरकार वापस दाम ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील कर चुके हैं, जिसका चौतरफा असर दिख रहा है। कई दिग्गज नेता चिलचिलाती गर्मी में साइकिल, ई रिक्शा के अलावा सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू भी साइकिल से अपने दफ्तर पहुंचे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए डीजल पेट्रोल का उपयोग कम करने के लिए देशवासियों को आगाह किए हैं, तो हम सबको इसका पालन करना ही चाहिए। जिस प्रकार से विश्व में संकट उत्पन्न हुआ है डीजल पेट्रोल के कारण, तो इसी से डीजल पेट्रोल को बचाने से ही ये राष्ट्र के हित में होगा। इतना ही नहीं, कुछ नेता ईवी वाहनों की सवारी कर रहे हैं। जैसे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी पेट्रोल गाड़ी छोड़कर ईवी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस समय वो अपने वाहन को छोड़ के, पेट्रोल वाहन को छोड़ के ईवी गाड़ी पर शिफ्ट हो चुकी हैं, और उनके साथ ही दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री लगातार कार पूलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उनके काफिले में अब कटौती की गई है। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का अनुसरण करें, चाहे वो दिल्ली सरकार के मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो या फिर आम जनता।
वैश्विक संकट के इस दौर में पेट्रोल डीजल की खपत कम करने को लेकर एनडीएमसी उपाध्यक्ष ने बैठक की और कर्मचारियों के लिए 16 जगहों पर बस शटल सेवाएं शुरू की और कर्मचारियों से इस सेवा का प्रयोग करने की अपील की। इसके अलावा डीजल पेट्रोल गाड़ियों की जगह ईवी व्हीकल के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एनडीएमसी पार्किंग में ईवी व्हीकल्स पर पार्किंग चार्ज पर 50% छूट देने का ऐलान किया है। धीरज कुमार के साथ मोहित शुक्ला, ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान को आज कई अहम परियोजनाओं की सौगात दी है। सहस्त्र सेमीकंडक्टर सहित 400 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास कर उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी शामिल रहे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव दिल्ली के रेल भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है। देश में पहले की तुलना में मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के एक्सपोर्ट्स में भारी वृद्धि हुई है, जो देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। 6 गुना वृद्धि हुई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इस पिछले दशक में 11 गुना और बढ़ के अब 4,24,000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स के होने लगे हैं। बहुत बड़ी देश के लिए उपलब्धि है। गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून के समय से पहले दस्तक देने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 26 मई को केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के दस्तक देने की संभावना है, जो धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ेगा, जबकि सामान्य तौर पर केरल में 1 जून के आसपास मानसून दस्तक देता है और इसके बाद ये उत्तर की ओर बढ़ते हुए देश के बाकी हिस्सों तक पहुंचता है। मौसम विभाग के अनुसार केरल में इस मानसून सीजन में सामान्य बारिश हो सकती है। इसी खबर के साथ न्यूज़ नाइट के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।